आज हमारा जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में हम इकोलॉजी के नाम से जान देते हैं। अब इकोलॉजी क्या है, तो एक छोटा सा एक डायग्राम आपके सामने है। उसके अंतर्गत हमारा यानी हमारा इन्वायरमेंट जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है, उस सभी का जो अध्ययन है उसको हम इकोलॉजी, लोगो का जो अर्थ होता है अध्ययन करना, इको का अर्थ होता है हमारा पर्यावरण, और पर्यावरण का जो अध्ययन करने वाला जो विषय होता है उसे हम सामान्य अर्थ में पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कह लेते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी के अंतर्गत हम जियो यानी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत हम बायो यानी हम विभिन्न जीव जंतुओं और वनस्पति का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से हम पारिस्थितिकी के अंदर हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जो पर्यावरण के तत्व है उनका अध्ययन करते हैं। ये एक सामान्य सी परिभाषा हम दे सकते हैं। अब पारिस्थितिकी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है। तो पारिस्थितिकी वह विज्ञान है, इज ए साइंस, जिसमें जीव जंतुओं का आपस में यानी एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु को किस प्रकार से प्रभावित करता है, या एक जीव जंतु का दूसरे जीव जंतु के साथ क्या संबंध पाए जाते हैं का, तथा पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पहली बात, वह विज्ञान है, यह एक साइंस है। इस साइंस के अंतर्गत विभिन्न जीव जंतुओं का आपस में तथा इन जीव जंतुओं का अपने पर्यावरण के साथ कैसे संबंध पाए जाते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर एक चीज आप बार बार देखेंगे कि पर्यावरण के साथ संबंध, पर्यावरण के साथ किसका संबंध, जीव जंतुओं का, यानी जो एनिमल्स है वह किस प्रकार से अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होते हैं, किस प्रकार से उनके पर्यावरण का उन पर अपने पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, या वे अपने पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जब हम जीव जंतु की बात करते हैं तो इस जीव जंतु के अंतर्गत मानव भी शामिल है, इसके अंतर्गत मानव भी शामिल है, विभिन्न प्रकार के जो जीव है वो भी शामिल है, और हमारी जो वनस्पति है वह भी इसमें शामिल है। जीव जंतुओं की बात करें तो सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्म जीव हो, चाहे वे बड़े बड़े हाथी के समान या उससे भी बड़े बड़े जीव हो, सारे के सारे जीवों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं एवं उन जीव जंतुओं का आपस में तथा अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार का संबंध पाया जाता है का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी लाइन कहती है अर्थात हम इकोलॉजी और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को अगर हम बड़ा ना पढ़े तो हम इसको इको साइंस भी कह सकते हैं, या फिर सामान्य शब्दों में आप इसको इकोलॉजी लिखें। इकोलॉजी में जीवों, पेड़ पौधों के अंतर संबंधों का अर्थ होता है कि जीव के पेड़ पौधों के साथ क्या संबंध है और पेड़ पौधों के जीव के क्या संबंध है, दोनों के आपसी संबंधों के अध्ययन के साथ ही, यानी इनका अध्ययन तो करते ही हैं कि जीवों को और पेड़ पौधों के बीच में क्या संबंध है, इसके साथ ही पर्यावरण का जीव जंतुओं और पादपों पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी एक जीव पेड़ पौधों को किस प्रकार से प्रभावित करता है या पेड़ पौधे जीवों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन या उनके संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है, तथा उसके पर्यावरण का उसके जीव जंतुओं यानी इन्हीं जीव जंतुओं पर पर्यावरण और इन्हीं पेड़ पौधों पर पर्यावरण क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण के अंतर्गत जैविक और अजैविक, ये शब्द तो आप याद कर लीजिए, जैविक और अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक, ये हो जाएंगे आपके बायोटिक और ये हो जाएंगे अबायोटिक। अबायोटिक के अंतर्गत हमने कहा कि जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, और अबायोटिक के अंतर्गत हम बात करेंगे जिसमें जीवन नहीं होता है, श्वसन क्रिया नहीं करते हैं, मृदा है, जल है,
वायु है, सूर्य का प्रकाश है, ये अबायोटिक हो गए। तो इनका ये आपस में किस प्रकार से संबंधित होते हैं का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता है कि प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण यानी उसके अंतर्गत जैविक और अजैविक तत्व दोनों शामिल होंगे, एवं जीव जंतुओं एवं पादपों के अंतर संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन हम प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं, जिसको बताते हुए कहा गया है कि जो ग्रीक विचारक है, जिसमें अरस्तु है जो आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, हिप्पोक्रेटस जिसे ह्यूमन ज्योग्राफी से भी रिलेट किया जाता है या वनस्पति शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है, ने इनका विस्तार या इनके बारे में बड़े ही विस्तार से प्राचीन काल से ही वो कहते आ रहे हैं कि हाँ, पर्यावरण और उसके अंदर रहने वाले जीवों के बीच में को रिलेशन पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कहें तो जो पारिस्थितिकी विज्ञान है या जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी का जो इतिहास है वह मानव से भी पुराना है। यानी पहले इकोलॉजी आया, फिर उसके बाद यानी पहले प्रकृति का जन्म हुआ है, मानव का जो जन्म हुआ है वो काफी बाद में हुआ। प्रकृति मानव संबंध एवं प्राचीन संस्कृतियों के में विकसित आध्यात्मिक स्वरूप में प्रकृति की सार्वभौमिकता को सर्व जगह स्वीकार किया गया है कि मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसके बारे में हम पुराण हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे किसी भी वेद उपनिषद में हो, हम उनके बारे में पर्यावरण और मानव के बीच संबंधों के बारे में हम स्टडी करते हैं। यानी काफी पुराना विषय है, जिसमें बताया गया है कि पुराणों में नदी, पर्वत, द्वीप, सागर और जंगलों का पारिस्थितिक या इकोलॉजिकल दृष्टिकोण, जो परसेप्शन है, के अनुसार अध्ययन किया गया है कि एक मानव यानी इन सभी के अंतर्गत यानी पुराणों में इनके बारे में बड़ी डिटेल से बताया गया है। हिप्पोक्रेटस ने मानव चिकित्सा और प्रकृति के संबंधों पर चिंतन किया है। अगर हम देखें जितने भी हमारे आयुर्वेद के जो प्रणेता रहे हैं, उन चरक संहिता हो चाहे पतंजलि का उदाहरण ले, यहाँ हम किसी अन्य आयुर्वेदिक चिंतक की बात करें तो उन्होंने अपने ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा है कि मानव की सभी समस्याएं इस प्रकृति में ही जन्म लेती है और इन सभी समस्याओं का जो समाधान है वह भी इसी प्रकृति में ही निहित है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो पारिस्थितिकी का जो कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, वो अभी वर्तमान जो विकसित युग का ही नहीं होकर ये प्राचीन युग से ये परंपरा चली आ रही है, जिसके अंदर इसके बारे में जिक्र किया गया है। अब एक एक करके हम एक एक परिभाषा को पढ़ते हैं और उसका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम का अर्थ होता है कि हर चीज को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। पारिस्थितिकी की पृष्ठभूमि लगभग कहा जाता है 1685 में आरिस विद्वान किंग ने बताया। सबसे पहले कहा गया है कि वनस्पति जगत के विस्तार एवं पर्यावरण में अंतर संबंध पाया जाता है। ये कौन कहता है? ये कहता है किंग। कब कहता है? 1685 में। यानी जितने भी जो हमारे पेड़ पौधे हैं या हमारे जंगल है या हमारी वनस्पति है, उनके विस्तार में एवं पर्यावरण में अंतर संबंध पाया जाता है। ये संभवतः पहला विचार माना जाता है। फिर उसके बाद फ्रांसीसी जो जंतु विज्ञानी यानी जो जूलॉजिस्ट है, आइसोडोर जियोफ्राय सेंट हिलेर, काफी बड़ा नाम है, उन्होंने 1859 में बताया कि जितने भी जो जीव जंतु है उनके मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों यानी जो एक जीव दूसरे जीव को किस प्रकार से प्रभावित करता है या प्रभावित होता है,
उस विषय के लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग लिया, उसे कहा गया इथोलॉजी। इथोलॉजी का अर्थ होता है जैव वार्षिकी नाम का प्रयोग किया। हम उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से चला। फिर ब्रिटिश जो नेचुरलिस्ट है जिसे एस.जे. जैक्सन कहा कि जीव जंतुओं एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों के लिए जो अध्ययन है उसके लिए एक शब्द, और अभी इकोलॉजी नहीं आया, उसके लिए क्या शब्द लिया गया, हेक्सिकोलॉजी। इसको हम कह सकते हैं हेक्सिकोलॉजी। अब ये शब्द जो है, यानी अभी तक स्पष्ट रूप से इकोलॉजी वर्ड नहीं आया है। यहां पर देखिएगा, हमने कहा कि ये क्या है, ये है इथोलॉजी। तो कोई इसे इथोलॉजी कह रहा है, कोई इसे हेक्सिकोलॉजी कहा करता था। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, इस विषय का विस्तार हुआ। डार्विन की जो प्रसिद्ध पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है कि जिसमें प्रजातियों का उद्भव के बारे में कहा गया है, और उसमें जो इकोलॉजी वर्ड को स्पष्ट किया, और इसी के कारण उसे डार्वियन इकोलॉजी का नाम दिया गया। ये पुस्तक का नाम याद की रखिएगा। और उसके बाद अगर बात करें 1869 में, इससे ठीक 10 वर्ष बाद अर्नेस्ट हैकल, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम अर्नेस्ट हैकल, इसने इकोलॉजी, जिसे ये नाम इकोलॉजी दिया। इकोलॉजी नाम यहां पर आता है इकोलॉजी। मूलतः ये शब्द जर्मन में दिया गया था जिसको नाम है आइकोलॉजी। इसे हम कह सकते हैं ओइको या इसे आइकोलॉजी हम कह सकते हैं। तो जर्मन में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1869 में। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूसरी वर्ड था इकोलॉजी के सिमिलर। फिर उसके बाद इसके शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है, तो ग्रीक भाषा के शब्द आइकोनोमिया, आइकोनोमिया से ये वर्ड बना है, और इसी से एक नया अपभ्रंश जो शब्द निकला उसको कहा जाता है इकोलॉजी। आइकोलॉजी से ये बन गया इकोलॉजी, और इस प्रकार से ये नया शब्द हुआ। ठीक है। और इसी शब्द से इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों ही जो शब्द है इस आइकोनोमिया से ही निकले हैं। तो आइकोनोमिया में दो वर्ड यूज किए जाता है, एक आइकोज और एक है लोगोस। अब आइकोज का अर्थ क्या होता है, हैबिटेट, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। यानी यहां पर मैं लिख देता हूं आइकोज। आइकोज का अर्थ होता है हैबिटेट, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी करना। आइकोज यानी हैबिटेट। हैबिटेट का अर्थ होता है आवास, जहां पर व्यक्ति रहता है उसे कहा जाता है हैबिटेट। हैबिटेट, हमारा हैबिटेट और आपका हैबिटेट, सबका घर, सबका हैबिटेट। एक पीपल, एक पक्षियों का हैबिटेट, एक जंगल, एक शेर का या हिरण का हैबिटेट, वो हैबिटेट है जहां पर वो वर्क करता है। एक और शब्द यहां पर आएगा जिसे हम कहेंगे नीचे, या इसे निचय भी कहेंगे। ये जो रहता है इसका अर्थ होता है उसका वर्किंग पैलेस, यानी वह कहां पर वर्क करता है। जैसे कि कबूतर जो है, जैसे कि उदाहरण तौर पर मैं कहूं कि दो शब्द हैं जिसमें मैं लिखता हूं हैबिटेट, एक है हैबिटेट और एक वर्ड मैंने यहां पर लिख दिया नीचे, NICHE। तो हैबिटेट जो है, जैसे कि मैंने कहा कि एक जो कबूतर है वह रह रहा है पीपल पर, तो पीपल क्या है, हैबिटेट। लेकिन दाना चुगने के लिए उसको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, तो दाना चुगने के लिए उसको किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। तो दाना चुगना क्या हो गया, उसका वर्किंग पैलेस होगा, उसका कार्य क्षेत्र है जहां पर वो दाना चुगने जाता है, तो वो निके होगा। लेकिन रात को सोने के लिए उसको यहीं पर आना पड़ेगा। आई होप यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि हैबिटेट क्या होता है। तो हैबिटेट, तो आवास किसका, आवास का अर्थ होता है जीव जंतु का जो आवास है, यानी उसके जो रहने का स्थान है, उसका जो अध्ययन करने वाला जो विषय है
वह विषय क्या कहलाता है? वो कहलाता है इकोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण और पर्यावरण के जो तत्व है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कहाँ पर रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ परिभाषाएं आपके सामने हैं और इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली परिभाषा जो दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें ये कहा गया है कि पारिस्थितिकी जीवों एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट। वार्मिंग, एफ वार्मिंग ने 1895 में ये परिभाषा दी। सामान्य सा अर्थ, जीव और जीवों का उसके पर्यावरण के साथ क्या संबंध है का अध्ययन करने वाला विषय इकोलॉजी कहलाता है। दूसरी परिभाषा जो दी गई है, हर परिभाषा को समझिएगा, समझने के साथ साथ कॉमन जो वर्ड है उनको पकड़ने का प्रयास कीजिएगा कि इसके अंतर्गत कॉमन चीजें क्या निकल के आ रही है। फिर है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, जीव अथवा जीवों के समूह यानी मानव या मानव के समूह, बैल या बैलों के समूह, हिरण या हिरण के समूह, पेड़ या पेड़ों के समूह, ठीक है, का जीव, ठीक है, का वातावरण, वातावरण के अंतर्गत जैविक और अजैविक तत्व दोनों के साथ संबंधों का। देखिएगा दो चीज, संबंधों का, यहां पर भी क्या है, संबंधों का। किसका संबंध? जीवों का पर्यावरण के साथ। यहां पर भी हम परिभाषा में क्या कहा कि जीवों का पर्यावरण के साथ, तो जीवों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या है? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज द स्टडी टू द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरमेंट। यहां पर भी हमने कहा कि ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट, ये ईपी ऑडम की दी गई परिभाषा है। अब ऑडम इस परिभाषा में क्या क्या कहता है कि जितने भी जो जैविक जैविक तत्व की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारे जो जीवित हैं, जैसे कि पेड़, विभिन्न प्रकार के जीव, छोटे छोटे से जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं, चाहे बड़े बड़े जीव जंतु, और अजैविक, अजैविक के अंतर्गत हम शामिल करते हैं मृदा, मिट्टी, सॉइल, उसके अंदर फिर रह जाएगा आपके जल, वायु, ये सारे अजैविक संगठक है। ठीक है, परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंध, अंतर संबंध देखो, एक तो होता है संबंधित और एक होता है अंतर संबंध। अंतर संबंधित का अर्थ होता है कि दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो दोनों पर पड़ता है। तो अंतर संबंधित होने के साथ ही एक निश्चित तंत्र, तंत्र का अर्थ होता है एक सिस्टम। अब सिस्टम को समझने का अर्थ होता है, सिस्टम का अर्थ होता है, जैसे कि अगर हमने कहा कि सिस्टम क्या है, तो सिस्टम के अंतर्गत मैंने कहा कि एक है टीचर, और टीचर के साथ एक है स्टूडेंट, और एक है उसकी बुक्स या करिकुलम। ठीक है, अब ये सिस्टम है, इस सिस्टम में से किसी एक चीज को आप गायब कर दोगे तो कोई लेना देना नहीं। बुक्स से डायरेक्ट बच्चे पढ़ पाएंगे, संभव नहीं। टीचर केवल बुकों को पढ़ के पढ़ेगा, स्टूडेंट नहीं है तो भी नहीं। तो ये एक सिस्टम है। तो ये जो जीव है, चाहे अजैविक होए चाहे अजैविक, जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होने के साथ ही एक निश्चित तंत्र यानी एक सिस्टम के अनुसार क्रमबद्ध यानी कंटिन्यूस कार्यशील रहते हैं, वर्क करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा को बताया गया है कि जो पारिस्थिति है, इकोलॉजी है, उसको उन्होंने क्या कहा? एक इकोसिस्टम कहा। क्या कहा? इन्होंने कहा इकोलॉजी इज एन इको सिस्टम। जो इकोलॉजी है वह एक प्रकार से इको सिस्टम के रूप में ईपी ऑडम ने अपनी परिभाषाओं के अंतर्गत बताया। आगे बढ़ते हैं। परिभाषा है WG मूरे या मूर। वो क्या कहता है? देखिएगा यहाँ पर मैं कुछ कॉमन चीजों को अंडरलाइन कर लेता हूँ। संबंधों का अध्ययन है, संबंधों का अध्ययन है, परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। फिर मूरे क्या कहता है? वह विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले ये एक साइंस है
जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों का प्रतिपादन करता है। यहाँ पर भी कॉमन चीज क्या आई, पर्यावरण के साथ संबंध, किसके संबंध, जीवों के संबंध। फिर है इसी को अंग्रेजी में द साइंस विच ट्रीट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट, ऐसा डब्ल्यू.जी. मूर कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा तीनों में कॉमन चीजें क्या आई, कॉमन चीजें ना हमने देखा कि यहाँ पर जीवों का पर्यावरण के साथ संबंध, यहाँ पर भी हमने जैविक अजैविक जो तत्व है उसका पर्यावरण के साथ संबंध, यहाँ पर भी हमने जीवों का पर्यावरण का संबंध देखा। फिर है परिभाषा ग्रिफिथ टेलर की। ग्रिफिथ टेलर कहता है कि एक इकोलॉजी में सभी जीव जंतुओं का संपूर्ण पर्यावरण के साथ पूर्ण संबंध, कंप्लीट रिलेशनशिप। इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑल द रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म टू ऑल देयर एनवायरमेंट, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, तो पर्यावरण के साथ पूर्ण संबंध, किसके संबंध, जीव जंतुओं के संबंध, उसको क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। पांचवी परिभाषा को पढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी जीव जंतुओं एवं पादपों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। ये पी हैगेट की परिभाषा है और वो कहते हैं इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसका जो रिलेशन है वह किसके साथ है, रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट, यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स का उसके पर्यावरण के साथ क्या संबंध है। इसी प्रकार से पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के एक दूसरों के संबंधों तथा उन तत्वों पर प्रकाश डालता है जो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक है। यानी एक नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ या उसके जो कंपोनेंट्स है उसके साथ जीवों के क्या संबंध है, या एक जीव दूसरे जीवों को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इकोलॉजी द साइंस डीलिंग विथ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर, यानी एक दूसरों के साथ क्या संबंध पाया जाता है, एंड टू अदर फैक्टर्स दैट कंप्रिजेज देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। ये ब्रिटेनिका विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अंदर ये परिभाषा दी गई है। और इसी परिभाषा में सबसे लास्ट जो परिभाषा है कि इकोलॉजी इज साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास है। यानी वह एक साइंस है, एक नेचुरलिज्म या नेचर है और हिस्ट्री है। यानी एक नेचर का क्या इतिहास रहा, क्या विज्ञान रहा, उसका जो अध्ययन किया जाता है वह इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस सभी परिभाषाओं के आधार पर आप समझ चुकी होगी कि पारिस्थितिकी क्या है। कॉमन चीज जो निकलकर सामने आती है वो यही आती है कि अगर हम कहें कि पारिस्थितिकी क्या है तो पारिस्थितिकी के एक सामान्य सी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी पूरा लिखे क्या है, तो हम सीधे और साधारण अर्थों में कहें कि जीवों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के साथ संबंध, ये इकोलॉजी है कि एक जीव दूसरे जीव को किस प्रकार से प्रभावित करता है, प्रभावित होता है, तथा एक
जो जीव है या जीवों की जो समूह है वे अपने पर्यावरण में किस प्रकार से रहते हैं उसका अध्ययन हम इस विषय के अंतर्गत या इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ये तो रहा अर्थ। अब हम बात करते हैं कि इसका विषय क्षेत्र क्या रहेगा। विषय क्षेत्र क्या रहेगा इसको हम नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर पढ़ेंगे।